Hello students, welcome to IAS Hub. In this session, we will be going to understand the concept of reasoning and the quant for the पटवारी एग्जाम. मैं इस पर्टिकुलर सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि रीजनिंग और क्वांट को किस तरह से टैकल करना चाहिए ताकि पटवारी एग्जाम में बाकी सब्जेक्ट्स पे आप ध्यान दे सको और आपका रीजनिंग और क्वांट जो है वो आसानी से डिकोड हो सके. क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर आप रीजनिंग और क्वांट का पर्टिकुलर सिलेबस लेके बैठ गए और हिंदी की, कंप्यूटर साइंस, जनरल नॉलेज की तरह रटने बैठ गए तो यू विल हैव 400 प्लस फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट फ्रॉम ओनली द टू सब्जेक्ट. तो वो करना तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ा टास्क हो जाता है. और मैंने ये भी देखा कि अगर आप लोग लॉजिकल सेंस के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करते हो तो ज्यादातर क्वेश्चन तो बिना सॉल्व करे आंसर आ जाते हैं. इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि सिलेबस पढ़ना नहीं है, सिलेबस को समझना है. ये क्वांट और रीजनिंग पार्ट आपके एग्जाम में डाला क्यों जाता है? आप जब पटवारी बन जाओगे कहीं नहीं आप किसी को जाकर ये पढ़ाने वाले, कहीं नहीं आप जिंदगी में कभी इनका फॉर्मूला अप्लाई करने वाले. आपके पास एवरेज का कंसेप्ट आता है, आपके पास प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट आता है, आपके पास टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट आता है, आपके पास पाइप सिस्टम का कंसेप्ट आता है, टाइम एंड वर्क आता है, सिलोजिज्म आता है, ब्लड रिलेशन आता है. देयर आर मेनी टॉपिक्स और उसमें से 2% भी टॉपिक आप डेली लाइफ में यूज नहीं करोगे. तो इतना इंपॉर्टेंट ये है क्यों, जो बेसिक एग्जाम से लेकर और इंडिया के टफेस्ट एग्जाम यानी यूपीएससी के एग्जाम में भी आता है. ऐसा है क्या इसमें? सबसे पहली बात तो आपके पास दो चीजें होती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. एक होता है आपका आईक्यू, एक होता है आपका एक्यू. डू यू नो व्हाट इज आईक्यू एंड व्हाट इज एक्यू? आईक्यू मींस बेसिक. मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, जस्ट आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं. आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस एंड एक्यू मतलब एप्लीकेशन. आई एम नॉट गोइंग विद द फॉर्मूला, मैं जस्ट इसके नाम के साथ इसके काम को समझने की कोशिश करूंगा. और मेरी बातों को जरा ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलना, क्योंकि आज का ये सेशन आप लोगों का रीजनिंग और क्वांट के लिए जो मेंटल लेवल है ना उसको चेंज कर देगा. आज के बाद आप रीजनिंग और क्वांट की तैयारी नहीं करोगे. आज के बाद आप रीजनिंग और क्वांट को अलग से सब्जेक्ट समझ के पढ़ने नहीं बैठोगे. इवन रीजनिंग और क्वांट को आप पढ़ाई की तरह लोगे भी नहीं. एंड आई एम डैम श्योर कि रीजनिंग एंड क्वांट के 85% क्वेश्चन आप करके आओगे. क्यों? ये सेशन आपको मदद करेगा, इसीलिए ध्यान से सुनना. एक होता है आईक्यू, एक होता है एक्यू. मैंने आपको कहा कि मैंने आपको 10 किताबें दे दी और आपने पढ़ दी. 10 किताबों में इवन यू नो कि कौन से पेज पे क्या लिखा है. और मैंने वो किताबें पढ़वाने के बाद आपको मैदान में उतार दिया लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा दैट हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज. मेरी नजर में वो वेस्ट है. ऑब्वियसली आपकी नजर में भी वो वेस्ट होने वाला है. जब आपको यही नहीं पता कि उसको अप्लाई कैसे करना है तो वो बस किताब है और कुछ नहीं है. उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, उसको टाइम वेस्ट कहेंगे. और मैंने आपको कहा कि आपने एक ही किताब पढ़ी. अच्छा, यू नो वन थिंग कि आप लोगों के अंदर एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक कॉमन सेंस लेकर इंसान बैठा होता है. जब आप एक चीज पढ़ते हो तो आपकी इंटेलिजेंस जागती है और आप बाकी चीजों को बहुत जल्दी ग्रैब करने लगते हो और अपने आप से सोचने भी लगते हो. तो मैंने कहा कि आपको मैंने कॉमन सेंस से रिलेटेड कोई एक बुक पढ़ने के लिए कहा और आपने पढ़ी और आप में इतना सेंस आ गया कि लोगों के आगे बिहेव कैसे करना है, हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. और आप मैदान में उतर गए और आपने सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. पढ़ाई उसको कहते हैं, आई थिंक सो. और होता भी यही है कि यहां बच्चे अभी जनरली कर क्या रहे हैं, फॉर्मूला रट लेंगे, टॉपिक पढ़ लेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस भी कर लेंगे. लेकिन जब एग्जाम की बात आती है ना तो वो क्वालिफाई नहीं हो पाता. तो ऐसा है क्या? ऐसा सिर्फ यही है कि यू हैव इंटेलिजेंस क्वेश्चन और वो बाय बॉर्न होता है. आपको पता है ये तो आपका बाय बॉर्न में चलता है सब कुछ. थोड़ा बहुत इंक्रीज आप कर लोगे तो. आईक्यू की थ्योरी कहती है, साइकोलॉजिकल फैक्ट, कि 12 साल की उम्र तक ये आईक्यू आपका बढ़ रहा है. उसके बाद आपकी उम्र बढ़ती है लेकिन दिमाग नहीं बढ़ता. और ये रियल फैक्ट है. पहले 14 साल था, फिर धीरे धीरे करके अब ये 12 साल पे आ गया. हम आसपास जितने भी इंटेलिजेंट लोग देख रहे हैं ना, ये सब 12 साल की उम्र तक अपने दिमाग को विकसित कर रहे हैं. उसके बाद ये स्टॉप हो गए हैं सारे, और उनमें से हम भी हैं. तो आईक्यू तो खत्म हो चुका. फिर
12 साल पे स्टॉप हो चुका, चाहे कोई भी हो सब सेम है। लेकिन ये AQ जो है ना, इसकी थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे आप लोगों की एप्लीकेशन बढ़ती है ना, वैसे वैसे AQ बढ़ता है और उसको ही हम ज्ञान मान के चलते हैं। तो ये जो रीजनिंग और क्वांट का पोर्शन है ना, ये AQ पर बेस्ड है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है और आप उसको यूज कैसे कर सकते हो और उससे क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, दैट इज AQ। और ये सारी चीजों को कॉमन बनाने के लिए, याद दिलाने के लिए ही आप लोगों का रीजनिंग और एप्टीट्यूड क्वांट वाला पोर्शन एग्जाम में डाला जाता है। बचपन में अखबार सबने पढ़ा होगा और अखबार पढ़ते हुए सुडोकू भी सॉल्व किया होगा। क्यों किया था? क्योंकि हमें पता था कि सुडोकू जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का ये जो AQ लेवल है ना, ये इंक्रीज होता है बहुत अच्छा। और सुडोकू के सॉल्व करने से अगर आप लोगों ने कभी रियलाइज किया हो तो चीजें आपको जल्दी जल्दी याद हो रही थी, लॉन्ग रिटेंशन के साथ याद हो रही थी कि आप लंबे समय तक उस चीज को याद रख पा रहे थे। आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो रहा था सिर्फ एक सुडोकू को सॉल्व करने से। जब भी तो कहते थे सुडोकू सॉल्व करो, वरना टीचर्स को क्या पड़ी रहती थी। बस वो सुडोकू जो है ना, दैट इज एक्चुअली द रीजनिंग एंड द क्वांट पार्ट, उसको ही एप्टीट्यूड पोर्शन का नाम दिया गया। और वो ही आप सुडोकू तो नहीं दे सकते एग्जाम में, उसी से रिलेटेड आपका रीजनिंग और क्वांट एग्जाम में आता है। तो जो भी आपको ज्ञान है ना, उस ज्ञान को अप्लाई करने का तरीका आपको सीखना होता है इस पर्टिकुलर पोर्शन को टैकल करने के लिए। तो ओवरऑल आपको एक थ्योरी समझ आई कि IQ और AQ के बैटल में IQ तो आपका स्टॉप हो चुका है, वी शुड हैव टू रन फॉर द AQ एज वेल। अब पटवारी के वेटेज की बात करते हैं। आपको पता है, अगर मैं एवरेज एवरेज कहूं तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग इन दोनों के पोर्शन मिलाकर आप लोगों के 40 नंबर आ जाते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। और बहुत हाई लेवल भी नहीं आता आप लोगों का, बहुत हाई लेवल भी नहीं आता, बहुत लो भी नहीं आता। आई विल डिफाइन इट एज द मीडियम लेवल। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि देखते ही सॉल्व कर लोगे, मीडियम लेवल तक आता है। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना सॉल्व करे आप कर सकते हो। तो डिकोड करने के लिए ना 4 चीजें काम आती है। कौन कौन सी 4 चीजें होती है? पहला होता है आपका लॉजिक, दूसरा होता है आपका कंसेप्ट, तीसरी होती है आपकी थ्योरी, थ्योरी बोले तो फॉर्मूला बेस्ड जो होता है ना आप लोगों का, और चौथा आप लोगों का होता है दैट इज कॉल्ड पैटर्न। पैटर्न क्या है, एग्जाम किस बेस पे पूछा जाता है, किस चैप्टर की कितनी वेटेज बनती है, वो सब इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा। बाकी सब पे मैं अलग अलग वीडियो बनाता रहूंगा, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना अभी ये तो कॉमन है कि सिलेबस तो पढ़ना है, फॉर्मूले भी याद करने हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, वर्कशीट भी सॉल्व करनी है, लेकिन वो किस तरह से करनी है उसको जरा समझते हैं। 5 चीजें होती हैं, आपको मैं एग्जांपल के साथ ये प्रूव भी करवाऊंगा और आप देखना कितना आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर ये चीजें ध्यान में रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिना सॉल्व करे मिलेंगे। पटवारी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ पटवारी ही नहीं, आप यूपीएससी ले लो, आप एसएससी ले लो, इनमें भी होता है, क्योंकि बन ही नहीं सकता इनके बिना। तो 5 चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक होती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आपको सही आंसर नहीं पता, लेकिन आप गलत को निकाल रहे हो। ये तो कॉमन है कि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर बनने वाला है, 2 हो नहीं सकते। तो 3 आपको पता है कि वो गलत है, तो चौथा अपने आप सही होगा। ये सिचुएशन बहुत आती है काम में, हल्के में मत लेना। मैं क्वेश्चन दूंगा आपको और आप खुद से देखना कि कितना फर्क आया था इसको समझने के बाद। उसके बाद आप लोगों के पास यहां पर आता है अप्रोक्सीमेशन। मैथ्स में तो खासकर मैंने देखा कि बच्चे कैलकुलेशन के कारण एट लास्ट हमसे ये कहते हैं टाइम कम पड़ गया था, और ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों का। तो कैलकुलेशन को बहुत हद तक आसान बनाने के लिए काम आता है अप्रोक्सीमेशन। मतलब ओवरऑल एक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है अप टू द पॉइंट पहुंचो, आसपास भी पहुंचोगे तो समझ आ जाता है कि हाँ वो रहेगा ही रहेगा। तीसरा आप लोगों का यहां पर आता है विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन है क्या? कई बार क्वेश्चन आप देखना, मैं क्वेश्चन लाया भी हूं इससे रिलेटेड एक,
आपका क्वेश्चन आया हुआ है किसी पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए, और आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 रास्ते पता है। यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय 2 और 3 मेथड्स। और एक मेथड है बहुत बड़ा, एक मेथड है बहुत छोटा, एक मेथड है मीडियम। और आप बहुत बड़ा, बहुत छोटा, मीडियम को जस्ट जब ही पहचान सकते हो जब आपने तीनों मेथड कर रखे हो, वरना आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा पड़ेगा कौन सा छोटा पड़ेगा। मैथ्स में खासकर ये चीजें फंसती हैं, कुछ हद तक रीजनिंग में भी आ जाती है, जैसे ब्लड रिलेशन हो जाता है, अरेंजमेंट उसमें एक टॉपिक आ जाता है रीजनिंग में, इनमें ये चीजें आती हैं। तो ये जो विजुअलाइजेशन है ना, ये कहने का मतलब है आपकी पारदर्शिता, आपकी दूरदर्शिता, कितनी दूर तक और कितने तरीके से आप देख सकते हो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है, ये आपको खुद से पहचानना है। और बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं। मैं रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन 4 टॉपिक को एक कंसेप्ट से सॉल्व करता हूं, एक से ही करता हूं। और ये कौन सा कंसेप्ट है, इसको हम लोग रेशियो कंसेप्ट कहते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन को मैं कभी चैप्टर मानता ही नहीं हूं, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन का पूरा कंसेप्ट, पूरी थ्योरी आपको एवरेज में भी देखने को मिलता है, परसेंटेज में भी देखने को मिलता है, प्रॉफिट लॉस में भी देखने को मिलता है। समटाइम्स यू विल हैव द कंसेप्ट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक आल्सो। और पार्टनरशिप तो है ही रेशियो पूरा, एलिगेशन मिक्सचर भी रेशियो है। एक टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, देख रहे हो कितने सारे नाम गिनवा दिए। तो ये अपने आप में एक स्ट्रेटजी होती है, इसको विजुअलाइजेशन हम कहते हैं, कि पता होना चाहिए हाउ टू गो विद दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो वो कोर्स में थोड़ा बहुत आपको बता दिया जाता है कि किस तरीके से, और जब आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अपने आप समझ में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास यहां पर आता है पॉइंटिंग आउट द फॉर्मूला। ये बहुत काम की चीज आती है। फॉर्मूला तो लगाना ही है, फॉर्मूला याद भी करना है, लेकिन एक्चुअली में फॉर्मूले को याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बैठकर रटा नहीं जाता कभी भी फॉर्मूला। फॉर्मूले को याद करने का भी एक ट्रिक होता है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसकी भी बात करेंगे। अब ये मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं, इनको निहार लो एक बारी, क्योंकि इनसे रिलेटेड मैं अगले ही स्टेप में क्वेश्चन लाऊंगा, और आप देखोगे कि वो सीरियसली इतने लाजवाब क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों से सॉल्व करोगे ना, तो यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन 10 to 15 सेकेंड। और एक बात ध्यान रखना, आप अपने हिसाब से अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आई एम डैम श्योर कि यू विल डू दैट क्वेश्चन इन 2 to 3 मिनट। फर्क देखिए, 2 से 3 मिनट और 10 से 15 सेकेंड, यही फर्क है बस इन 5 चीजों का। और यही फर्क होता है किसी कोर्स को ज्वाइन करने का। वरना मेरा तो ये मानना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस और फॉर्मूला तो आपको मार्केट में फ्री में मिल जाते हैं। व्हाई टू ज्वाइन द कोर्स? कोर्स को ज्वाइन करने का यही फर्क होता है बस, कि आपको बता दिया जाता है कि कौन से रास्ते से चलना ठीक रहेगा, फिर आपकी मर्जी होती है कि आप उस पर जाओ कि नहीं जाओ। तो बस यही फर्क होता है। अब जरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे क्या है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में आपको बोला गया कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। डेफिनेटली आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ी बहुत कंसेप्ट आपको पता होगा, या तो आप इसको शॉर्ट तरीके से रेशनलाइज करके, या फिर इसको छोटे से छोटे नंबर की पावर बना के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड अप्रोक्सीमेटली यू विल कंज्यूम 2 मिनट। मैं कम से कम कह रहा हूं, इससे कम में कर नहीं पाओगे, इतना तो लगेगा, एवरेज कह लो चलो। लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया, उस तरीके को अगर आपने नाम से जाना तो मैं वही अब यहां पर करूंगा। मेरा पहला लॉजिक क्या कहता है, 1 क्वेश्चन 1 आंसर, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद मुझे यह भी पता है कि जो भी सेम ऑप्शन होंगे वो आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, और अगर 2 ऑप्शन बिल्कुल सेम है तो वो आंसर है ही नहीं, क्योंकि 2 तो हो नहीं सकते ना कभी भी। अगर आप ध्यान से देखो, 4 की पावर 18 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 की पावर 18, यानी इट इज एक्चुअली 2 की पावर 36। प्रैक्टिस से ना पता लग जाता है, जल्दी जल्दी अपने आप आ जाती हैं चीजें जब आप प्रैक्टिस करते हो। इसको भी मैं लिख सकता हूं 2 की पावर क्यूब की पावर 12, यानी ये भी 2 की पावर 36 होने वाला है। अब दोनों 2 की पावर 36 है, मतलब 2 आंसर तो हो नहीं सकते, यानी ये ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद मुझे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर स्मॉलेस्ट बताओ, सबसे छोटा आपको बताना है। आपको पता है 2 की पावर 36 आंसर हो ही नहीं सकता, तो छोटे पे जाना है ना। 2 की पावर 40 तो और बड़ा हो गया,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? छोटे पर जाना है आपको इससे, और 2 की पावर 40 तो 36 से भी बड़ा हो गया, तो ये तो पक्का ही नहीं आंसर हो सकता। 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, चौथा आपका आंसर है। दिस इज एक्चुअली द रीजन बिहाइंड द रीजनिंग एंड द एप्टीट्यूड। ये जानना है आपको। पहला कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया जो आप अपने दिमाग से सॉल्व कर रहे हैं, एंड व्हेन यू विल बी गोइंग टू सॉल्व, जब आप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना, तो एक तो 2 चीजों का बेनिफिट होता है। 99% एक्यूरेसी होती है, आपका आंसर ठीक है, पक्का ठीक है, गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लॉजिक कभी गलत नहीं होते अगर आपको लगाने आते हैं। दूसरा, जो लास्ट में डायलॉग निकलता है ना, टाइम कम पड़ गया, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। टाइम ही टाइम बचता है, क्योंकि आपने कितना ज्यादा टाइम यहां सेव कर लिया। और इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। आप पटवारी ले लो, आप एसएससी ले लो, आप बैंक ले लो, आप यूपीएससी ले लो, हर एग्जाम के अंदर इस तरह के आपको एवरेज 20, 25, 15% क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत होते हैं अपने आप में। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये भी एलिमिनेशन से हम कर सकते हैं। मैं अगर एलिमिनेशन से भी एक स्टेप ऊपर आना चाहता हूं, जिसको मैंने विजुअलाइजेशन कहा या ड्राफ्टिंग कह लो, कि आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक पर्सन है एक्स, जो कुछ पेन्स को 6 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, ए बी सी डी ई और एफ। ए के पास जो पेन आए हैं वो ट्वाइस हैं बी के पास आए हुए पेन्स के, यानी बी के पास जितने भी पेन है ए के पास उसके ट्वाइस है। सी के पास जितने भी पेन है उसके थ्राइस है। डी के पास जितने भी पेन है उसके 4 टाइम्स है। मतलब अगर डी के पास एक पेन है तो वो ए के पास फिर 4 पेन है, ऐसा करके है। ई के पास जितने पेन है उसके 5 टाइम्स है, और एफ के पास जितने भी पेन है उसके 6 टाइम्स है। आपको बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द पेन्स एक्स शुड बाय। कितने पेन्स एक्स को बाय करने पड़ेंगे, so that the number of pens each one gets is an even number। हर किसी के पास एक इवन नंबर पेन होना चाहिए। इवन नंबर सबको पता है क्या होते हैं। अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था। कैन यू प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? टेक योर टाइम। टाइम्स अप। आपने जो लॉजिक मुझे लगाना था, जो लॉजिक मुझे बताना था, उससे 3 गुना टाइम आपने ले लिया। सिर्फ आपने 10 ही सेकंड लिए, मैं 2 सेकंड में सॉल्व करता। सिर्फ यही मैं बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में है क्या। एप्टीट्यूड मतलब मैं क्वांट को बोलता हूं एप्टीट्यूड। हर चीज आपने देखी और लास्ट में वो कह रहा है कि हर किसी के पास इवन नंबर ऑफ पेन होने चाहिए। हर किसी के पास इवन नंबर ऑफ पेन का मतलब है टोटल पेन भी इवन होगा। पक्का होगा कि नहीं होगा? 3 ऑप्शन आप देखिए कि इवन है ही नहीं। खत्म करो ना। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन कैलकुलेशन? दिस इज एक्चुअली रीजनिंग। और कोर्स में बस यही सीखना होता है आपको। ये आसान चीजें हैं, थोड़ी मुश्किल भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि बस यही है। फॉर्मूला भी होते हैं, स्ट्रेटजी भी होती है, मुश्किल चीजें भी होती है, मुश्किल को आसान बनाना भी होता है। बहुत सारे तरीकों में से हमको कौन सा चूज करना है वो भी देखना होता है, और वर्कशीट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती है। कोर्स में बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से थोड़ी बहुत ये भी है। अब आगे देखते हैं। मैंने आपको कहा कि एक और क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन कह लो, एलिमिनेशन कह लो, विजुअलाइजेशन कह लो, ड्राफ्टिंग कह लो, जो कहना है कह लो, इसका आंसर करेंगे, और ये भी हम बहुत जल्दी करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये वैसे यूपीएससी का क्वेश्चन है और मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं आपके लिए भी लेकर आया हूं। पटवारी में कुछ क्वेश्चन उस लेवल के आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन टोटल। अगर x वीक्स हैं, x डेज हैं, x आवर्स हैं, x मिनट्स हैं और x ही सेकेंड हैं, यानी x वीक्स, x डेज, x ये, x वो, x सेकेंड तक टोटल कितने सेकेंड होंगे वो बताओ। ऑप्शन आपके सामने है। टाइम्स अप। हाँ, अब आप समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में कितनी खूबसूरती से उन्होंने एक ही वर्ड दिया था, वो था x सेकेंड लास्ट में है। मैंने कहा चलो एक हफ्ता है,
बहुत आसानी से समझ लेते ना, x को 1 मान लो, पक्का है। आप एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कुछ मिनट होते हैं, आवर्स, ऐसा करके बना लिया। अब ये x x x x है, व्हेन आई विल बी गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस, तो इतना छोटा नंबर तो मिलेगा नहीं, है पक्का है भाई, हफ्ते मिनट घंटे सब है ना, तो इतना छोटा नंबर तो आ नहीं सकता है, मेरी कॉमन सेंस कहती है। एक चीज और है, लास्ट में वो कह रहा है कि इतना सेकंड भी है, और एक हफ्ते में जो भी आप करोगे उसमें 1 सेकंड ऐड करोगे कि नहीं करोगे, पक्का करोगे, डाउट तो नहीं आ रहा। आप ध्यान से देखो, यहां डबल जीरो है, मल्टीप्लाई कर लो लास्ट में 0 आएगा, लेकिन 1 ऐड करोगे तो लास्ट में 1 आएगा। हो गया, ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन खुद से जब करेंगे तो 2-3 सेकंड में हो जाएगा, बस वो लॉजिक पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है एक्चुअली व्हाट आई मीन टू से, पक्का समझ में आ रहा है। चल एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का, ये थोड़ा सा हमारा ऐसा कह लो थ्योरी पार्ट है, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा कंसेप्ट भी नहीं लगाऊंगा, थ्योरी पार्ट है, बट विजुअलाइजेशन अच्छा है। आपको देखना कैसे है क्वेश्चन, मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, अगर इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज को रिवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो ईच लेटर रिप्रेजेंट्स लेटर हुज पोजीशन इट ऑक्यूपाइज। कहने का मतलब ये है, लखनऊ वर्ड है, अगर आप ए को कंपेयर करते हो तो ए का होता है जेड से कंपेयर, रिवर्स पैटर्न में लास्ट और फर्स्ट को मिलाते हुए बीच में आ जाते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब लखनऊ का इनमें से कौन सा वर्ड मैच करेगा, इसकी सीरीज होती है, याद करने की ट्रिक है, वो बात की बात है, क्या ट्रिक है वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन है एल का होता है रिवर्स ओ, यू का होता है रिवर्स एफ, यू का होता है रिवर्स एफ, सी का होता है रिवर्स एक्स, के का होता है रिवर्स पी, ये सब चलता रहेगा, और डब्ल्यू का होता है रिवर्स डी। अब ध्यान से देखेंगे, हाँ हो गया, आंसर हो गया, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहां क्या देखना था, इस तरह का कंसेप्ट बहुत बारी एग्जाम में फंसता है। फंसता ये नहीं कि आंसर गलत आता है, फंसता इसलिए कि टाइम बहुत लगा देता है। तो अब आपको यही छोटा सा स्टेप बस समझना था इस क्वेश्चन से मेरे से, कि आपको पता लग गया कि भाई एल का ओ है, यू का एफ है, तो ये एलिमिनेट हो चुका है, एलिमिनेशन आपने पहले काम कर दिया। और उसके बाद आप अगर एक एक को चेक कर रहे हो, आपने एक एक को सबको चेक करा, तो हार्डली आप 40, 45, 50 सेकेंड तक लगा दोगे इसमें। अब सोचने की बात यह थी कि जैकी क्यों करना है, आप देखेंगे ऑप्शन से बहुत मदद मिलती है, यही डिकोडिंग का बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि ऑप्शन समझने हैं। ओ एफ एक्स पी एम एल, यहां तक तो सेम ही जा रहा है सब, व्हाई शुड यू हैव टू चेक ऑल द अल्फाबेट्स, लास्ट वाले को देखने की जरूरत है सिर्फ डब्ल्यू को, क्योंकि बाकी सब सेम है। तो डब्ल्यू का ऑपोजिट होता है डी, यानी ये आंसर। तो ये छोटा सा ट्रिक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ये काम की बात है, ठीक है। उसके बाद मेरी बात आती है, एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा, ये फॉर्मूला, मैंने बोला ना कि मैं फॉर्मूला बेसिस भी चीजें लाया हूं, और फॉर्मूला अपने आप में बहुत काम आता है, ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं आएगा, काम तो बहुत आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है कि ए बी सी का एवरेज है 40, बी डी और ई का एवरेज है 42, अगर एफ का वेट बी के वेट के बराबर है तो आपको सबका एवरेज बताना है। बहुत इजी है, देखिए आप लोगों को एवरेज तो पता होगी ना क्या होती है। जैसे अगर मैं कहूं तो एवरेज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 जो है वो 40 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी 120 हो गया, सिमिलरली डी प्लस ई प्लस एफ, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 42 इंटू 3, क्योंकि यहां 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, आपने ये स्टेप पहली बार में मुझसे सीख लिया और आपने याद कर लिया। ऐसे बहुत सारे स्टेप हैं जो मुझे बताने हैं आपको, तो अब मैं सेकंड स्टेप में बार बार नहीं लिखूंगा, ये मन में ही होना चाहिए, ये बहुत टाइम बचाता है आप लोगों का। तो आपने कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा 126। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एफ का वेट बी के वेट के बराबर है, आप देखिए यहां पर एफ का बी के बराबर है, कहना राइट इट एस, इसको बी से रिप्लेस कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है, ओके। या आपने यहां पर कहा, अरे क्वेश्चन में दिया क्या था, एक मिनट, क्वेश्चन में दिया हुआ था बी डी ई, बी डी ई की बनता,
तो उसको मैं BDE ही लिख रहा हूं, अब उसको F से रिप्लेस कर देता हूं। अगर मैं टोटल करना चाहता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 120 प्लस 126, तो डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू 246, और 6 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर एवरेज निकालना है मुझे, तो 41 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया कि मुझे आपको बताना था कि फॉर्मूला भी बहुत कुछ होता है, उसको छोड़ना नहीं है। तो आपने इस पर्टिकुलर सेशन में ये देखा कि फॉर्मूले के अलावा भी बहुत कुछ होता है और फॉर्मूला भी बहुत कुछ होता है। तो फॉर्मूले के साथ साथ अगर मैं एक स्ट्रेटेजिक तरीके से बहुत चीजों को सीखता हुआ आगे बढ़ता हूं ना, तो मेरा रीजनिंग और क्वांट पोर्शन टाइम से पहले आराम से हो जाता है, और 40 नंबर अपने आप में बहुत होते हैं। साथ ही साथ अगर आप रीजनिंग और क्वांट पे फोकस अच्छा देते हैं, तो जो बाकी की आपकी चीजें हैं ना, जैसे कि जनरल साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, इन सबको याद रखने में पावर बूस्ट होती है, कॉन्फिडेंस आता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, और आप लॉन्ग रिटेंशन के साथ सिलेबस को कैप्चर करते हैं, तो काफी अच्छा रहता है। इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि इस पे थोड़ा सा फोकस अच्छे से रखना चाहिए, ताकि एक तो स्कोर अच्छा बने, दूसरा बाकी चीजों में भी हेल्प मिलती रहे, क्योंकि ये IQ नहीं AQ को डेवलप करता है। ठीक है, ये इसके पीछे का साइंस है, फैक्ट है, और साइकोलॉजी जो कहती है मैंने वो भी आपको बताया। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, और हमारे कोर्स में आपको बहुत कुछ इस तरह का बताया भी जाता है, वर्कशीट मिलती है, तो बाकी प्रैक्टिस समय के साथ आपके साथ होती रहेगी। धन्यवाद मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। जय हिंद, बाय।